हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कैप्सूल पर। दोस्तों, हम पॉलिटेक्निक कैप्सूल के सभी मेंबरान आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप सभी लोग हमारे चैनल पॉलिटेक्निक कैप्सूल को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। हेलो बच्चों, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं CMAD की अपनी अगली क्लास को लेकर, साथ ही एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है सिविल निर्माण प्रबंधन। इसे इंग्लिश में हम लोग सिविल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ के इंग्लिश में नहीं लिखा गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। इसका नाम चैप्टर का है सिविल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। जैसा कि बच्चों आप जान रहे हो कि CMAD का जो सिलेबस है उसे 3 पार्टों में बनाया गया है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड, जिसमें हमने पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड आपको पढ़ा दिया है। और जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं उनका CMAD ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले उन्हें हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया था, यानी कि भाग 1 हमने पढ़ा दिया था और लिखवा भी दिया था। तो उनके लिए एक अच्छा अवसर है, उनका पुनः रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है यह भाग 1 का पहला चैप्टर है, इसका नाम है सिविल निर्माण प्रबंधन। और यह एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स माना जाता है, क्योंकि इससे अक्सर करके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स हैं, तो उसे हम लोग देखेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। और हाँ, एक बात बता दें आपको कि यह जो PDF आपकी दिख रही है, ये एक बच्चे की द्वारा बनाई गई नोट्स का PDF है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, कोई स्पेलिंग कहीं मिस्टेक होगी, तो उसे हम लोग करेक्शन कर लेंगे, जो भी दिखेगी, ठीक है। बाकी आप लोग को अगर मुझसे छूट जाता है तो आप खुद स्वयं उसे करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। हम जल्दी जल्दी कवर कराएंगे इसे। आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम लोग पहला चैप्टर कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें है निर्माण उद्योग का वर्गीकरण। इसे इंग्लिश में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। इसे देखिए 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है लघु निर्माण, दूसरा है औद्योगिक निर्माण और तीसरा है भारी निर्माण। जिसे हम लोग इंग्लिश में बात करें तो ये लाइट कंस्ट्रक्शन है, ये इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन है और ये हैवी। देखिए हैवी की स्पेलिंग यहाँ गलत है, ठीक है। हैवी की स्पेलिंग आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये हैवी गलत है। हैवी की स्पेलिंग होती है HEAVY, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला देखते हैं हम लोग लघु निर्माण क्या होता है। लाइट कंस्ट्रक्शन इसे कहते हैं इंग्लिश में। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के आवासीय भवन, सामाजिक तथा व्यावसायिक भवन, सड़कें, जलापूर्ति व सीवर प्रणाली का निर्माण इत्यादि आते हैं। इसके निर्माण के लिए किसी बड़ी प्लानिंग की आवश्यकता नहीं होती। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, स्पेलिंग ये गलत है, ठीक है। प्लानिंग की स्पेलिंग होती है, आप जानते हो, PLANNING। नोट कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह कहीं भी गलतियां मिलती रहेंगी तो उसे मैं करेक्शन करता रहूँगा। अगर कहीं छूट जाती है, कोई भी स्पेलिंग छूट जाती है, क्योंकि जल्दी जल्दी कवर करना है, समय कम है और मेरा टारगेट ये है कि आज इसे ख़त्म कर दिया जाए। तो इसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक हैं चैप्टर में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो उसे हम अच्छी तरह समझाने की प्रयास करेंगे। इन कार्यों के निर्माण में ईंट, पत्थर, कंक्रीट इत्यादि सामग्री की आवश्यकता होती है। इसकी निर्माण लागत लाख रुपए के ऊपर होती है। कहने का सेंस इसका ये है, मतलब ये है कि जो निर्माण लागत है वो लाखों रुपए तक होती है, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग, दूसरा पॉइंट औद्योगिक निर्माण देखेंगे। औद्योगिक निर्माण क्या होता है। इसके निर्माण कार्यों के लिए विशेषज्ञों एवं अभियंताओं की आवश्यकता होती है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आदि विभाग के लिए इंजीनियर्स की आवश्यकता होती है, यानी कि अभियंता की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत तापगृह, तेल शोधन, बिजली कारखाने, उत्पादन, चीनी मिल आदि आते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसका भारी निर्माण। भारी निर्माण क्या होता है उसे देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये लिखा नहीं है बच्चे ने, हम आपको बता देते हैं, आप हेडिंग डालिए भारी निर्माण, आप लिखिए भारी निर्माण, जिसे हम लोग इंग्लिश में हैवी कंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है। इसके अंतर्गत होटल, अस्पताल, महामार्ग, रेल मार्ग, नहरें मतलब कैनाल इंग्लिश में कहते हैं, बांध मतलब डैम इंग्लिश में,
सुरंग टनल के नाम से जाना जाता है, पुल ब्रिज के नाम से जाना जाता है, विद्युत गृह इत्यादि आते हैं। इनका निर्माण लागत कितनी आती है? करोड़ों रुपए में आती है। बस इतना आप लिख दें इसमें, ठीक है। आगे करेक्शन करके आप लिख लें। आगे हम लोग टॉपिक अगला पढ़ेंगे, निर्माण उद्योग के लिए आवश्यक संसाधन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट करके लिख लें। पूछा कैसे जाता है, जैसे इंग्लिश में से बोलते हैं हम लोग, रिसोर्सेज नीडेड फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। क्या होता है इसे देखिए 5M से भी डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कि 5M से आप क्या समझते हो, तो आपको इसी के बारे में लिखना है, मतलब निर्माण उद्योग के लिए आवश्यक संसाधन के ही बारे में आपको लिखना है। इसके अंतर्गत क्या होता है देखेंगे। देखिए सबसे पहले जानेंगे इसका नाम 5M क्यों पड़ा, क्योंकि यह अंग्रेजी के M अक्षर से सभी की शुरुआत होती है, इसीलिए इसका नाम 5M पड़ा, क्योंकि इसमें 5 की ज़रूरत पड़ती है, पांचों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसका नाम 5M पड़ा। जैसे M फॉर मनी, M फॉर मटेरियल, M फॉर मशीनरी, M फॉर मैनेजमेंट, M फॉर मैन पावर, ठीक है। किसी भी परियोजना को पूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए आपको इन पांचों की आवश्यकता पड़ेगी, बिना किसी के आपकी परियोजना अधूरी रह जाएगी। जैसे कहा जाए, अगर आपके पास प्लानिंग हो, आयोजन मतलब हो, आप प्लानिंग कर लें, मगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कैसे कराओगे परियोजना? नहीं करा सकते। किसी भी परियोजना को स्टार्ट करने के लिए धन की इंपॉर्टेंस है, ठीक है, धन का महत्व है। खाली आप कल्पना कर सकते हो बट उसका निर्माण आप नहीं करा सकते हो, कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते हो। उसी तरह मशीनरी भी वही रोल प्ले करता है। किसी भी प्रोजेक्ट का निर्माण करने के लिए हमें मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है। कुछ मशीनरी आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है, ठीक है, जैसे वाइब्रेटर हो गया, मिक्सर मशीन हो गई, ठीक है। इसी तरह आपके इक्विपमेंट आते हैं। उसी तरह आगे चलेंगे मटेरियल। मटेरियल बिना भी कार्य आपका संपूर्ण मतलब पूर्ण नहीं हो पाएगा। जैसे आपका सीमेंट है, बालू है, मूरम है आदि, गिट्टी वगैरह सब है। तो मटेरियल अगर साइड पे नहीं होगा तो क्या होगा? काम रुक जाएगा, काम में बाधा आएगी। मैनेजमेंट, किसी भी देखिए कार्य को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, प्रबंधन की आवश्यकता होती है। चाहे एक कॉलेज ही क्यों ना हो, उसे चलाने के लिए अच्छे मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मसलन अगर छोटा सा एग्जांपल आपको दे दें, आप लोग सभी अपने अपने कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको स्टाफ का एक संगठन दिखता है। सपोज मानिए मानिए अगर स्टाफ को पेमेंट ना मिले तो उसका पढ़ाने में क्या मन लगेगा? नहीं मन लगेगा। वो अच्छे तरीके काम तो वो करेगा मगर वो क्वालिटी नहीं दे पाएगा जो उसे देनी चाहिए। वो होता ये है कि उसका माइंड अपनी ज़रूरत को पूरा करने में लगा रहता है। मसलन उसके दिमाग में चलता रहता है कि मुझे ये काम करना है, वो करना है, ये करना है। और किसी काम को पूरा करने के लिए आप जानते हो कि मनी की आवश्यकता होती है। मनी अब नहीं मिलेगा तो काम तो बंदा करेगा बट उस तरीके से जो अपना 100% आउटपुट देना चाहिए वो नहीं दे पाता, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो हमारे हैं वो सब इन बातों के ध्यान रखते हैं, चाहे वो कोई भी मैनेजमेंट हो, चाहे वो कंपनी का मैनेजमेंट हो, चाहे कॉलेज का मैनेजमेंट हो। इसीलिए आप देखे होंगे कोई कोई कंपनियां होती हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने वर्करों का बहुत ध्यान रखती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर हमारे वर्कर खुश रहेंगे तो हमारा काम में क्वालिटी और क्वांटिटी बरकरार रहेगी, ठीक है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है, बरकरार रहेगी। तो बहुत सारे उनको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी कुछ प्रलोभन दिया जाता है, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, एजुकेशन के लिए है, ठीक है, पीएफ है, तो बहुत सारे हैं। आप जब जाओगे तो आपको मालूम होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैन पावर भी जानते हो, मैन पावर, श्रमिक के बिना कोई कार्यक्रम करा नहीं सकते हैं, ठीक है, अकेले आप किसी काम को नहीं कर सकते हो। पूंजी, पूंजी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, पूंजी। मनी क्या होता है? किसी भी परियोजना को शुरू करने के लिए आपको हमने यहाँ समझा दिया, आप अपने भाषाओं में लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो लिखा गया है नोट्स में, पीडीएफ में, वही आप लिखें। आपको ये टॉपिक याद होना चाहिए। मनी, जैसे ये 5M में क्या आते हैं? मनी, मशीनरी, मटेरियल, मैनेजमेंट एंड मैन
पावर। ये आपको पांचों टॉपिक याद होना चाहिए एग्जाम में, बस इतना ही याद होना चाहिए। और इसके अंदर आप अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जो लिखा गया है वही आप लिखें, ठीक है। छापने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। चलिए, पूंजी मनी क्या होता है? किसी भी परियोजना को शुरू करने के लिए सबसे पहले धन की आवश्यकता पड़ती है। अगर निर्माण के समय धन की आवश्यकता नहीं हो पाती है तो कार्य रुक जाता है, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया। सामग्री दूसरा है, किसी भी परियोजना पर लागत का 60% से 70% तक धन निर्माण सामग्री पर व्यय करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। व्यय मतलब खर्च करना पड़ता है। कार्यस्थल पर सामग्री उपलब्ध रहती है तो कार्य में की प्रगति बनी रहती है। सामग्री अगर बाहर से आ रही है तो निर्माण स्थल तक पहुंचने के लिए परिवहन प्रणाली से मार्ग में बाधा न रहे। श्रमिक तीसरा पॉइंट है, मैन पावर, श्रमिक। किसी भी परियोजना को संपन्न कराने के लिए कुशल अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। यह श्रमिक निर्माण स्थल के निकट के ही होने चाहिए। अगर हो तो बेहतर है, बाहर चले कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, ठीक है। कोई ऐसा परेशानी का सबब नहीं है कि उन्हें आप बाहर से बुला लिए तो कोई समस्या या परेशानी आपको दिक्कत हो रही, ठीक है। कहने का मतलब है कि श्रमिक अगर निकट का होगा, नज़दीक का होगा तो और अच्छा होता है, बेहतर होता है, ठीक है। मसलन आपको एग्जांपल दे दें कि अगर हम लोग यूपी के हैं तो अगर हम साउथ में जाएं वर्क करने, जॉब करने, तो क्योंकि वहाँ की भाषा चेंज है, सपोज दैट आप वहाँ चले गए कर्नाटक में तो वहाँ कन्नड़ बोली जाती है। अब आप वहाँ कन्नड़ भाषा समझ नहीं पाओगे, मगर वहाँ के जो श्रमिक रहेंगे वो समझ जाएंगे। अब यूपी का बंदा क्या जाने कन्नड़, तो उसे समस्याएं होती हैं काम करने में, कम्युनिकेशन बाधित रहता है। मतलब बॉस आपका कुछ कहेगा समझोगे कुछ, अगर इंग्लिश आपको अच्छी आ रही तो आप तो समझ जाओगे इंग्लिश में बात करके। मसलन अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही तो आपको समस्या हो जाएगी, या तो कन्नड़ में बात करें या तो इंग्लिश में बात करें, ठीक है। तो ये सब सारी समस्याएं, तो इसलिए किसी किसी वैकेंसियों में वहीं के प्रेफरेंस दे दिया जाता है। अगर साउथ की वैकेंसी तो साउथ वाले भर लेते हैं, साउथ को प्रेफरेंस मिलता है। यूपी के तो यूपी वाले को प्रेफरेंस मिलता है। ऐसा देखने को आपको मिलता है। तीसरा पॉइंट है औजार एवं मशीनें। किसी परियोजना को जीवन में संपन्न, मतलब किसी भी परियोजना को संपन्न कराने के लिए, ठीक है, क्या करना होता है? किसी भी परियोजना को संपन्न कराने के लिए औजार एवं मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना हम किसी भी परियोजना की संपन्न नहीं कर सकते हैं। औजार व मशीनें जैसे मिट्टी काटना के लिए जो यंत्र प्रयोग करते हैं, कंक्रीट तैयार करने के लिए जो यंत्र प्रयोग करते हैं, उपस्कर मतलब औजार प्रयोग करते हैं, तथा ढालने के लिए, कूटने के लिए क्रेन, रोलर की आदि परियोजना की शुरुआत करने से पहले हम मशीनों की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि कुछ मशीनों को हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, ठीक है। ये यहाँ पे काट दीजिएगा, जीवन ये नहीं, ठीक है। किसी भी परियोजना को संपन्न करने के लिए ये गलत है पॉइंट, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रबंधन। प्रबंधन क्या होता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अभी हमने बताया, अभी आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तभी हमने पांचों के बारे में आपको डिफाइन कर दिया था, ठीक है। परियोजना को प्रारंभ करने तथा समापन तक पहुंचाने के लिए एक अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन के बगैर निर्माण कार्य नहीं कंप्लीट हो पाता है, बल्कि ईंट पत्थरों का ढेर तथा मजदूरों का मेला बनकर रह जाता है। मतलब प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट अगर आपका सही नहीं होगा तो मतलब आप मैनेजमेंट आपका गड़बड़ है, सपोज दैट आपका एक मिस्त्री 3 लेबर की ज़रूरत है और आपका सही मैनेजमेंट ना होने की वजह से आप उसी काम को 4 मिस्त्री और 16 लेबर से करवा रहे हो, तो क्या हुआ? पैसे का वेस्टेज है, नुकसान है, ठीक है। मानो बड़ा मजदूर साइड पे हो गए, काम कुछ नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा टॉपिक है निर्माण प्रबंधन। निर्माण प्रबंधन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से इंग्लिश में कहते हैं। देखिए इंग्लिश नहीं लिखे हैं ये, तो आप इंग्लिश लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इसे बोलते हैं इंग्लिश में। किसी निर्माण कार्य को कराने के लिए विभिन्न श्रमिकों एवं कर्मचारियों को इस प्रकार से स्थापित करना चाहिए कि सभी एकजुट कर एक ही दिशा में होकर परियोजना को निर्धारित समय व लागत में पूर्ण कर दें। यह निर्माण प्रबंधन। कहने का मतलब कर्मचारी और श्रमिकों में अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। मतलब वो किसी भी काम को एकजुट होकर मिल के अगर करेंगे तो वो परियोजना जल्द से जल्द संपन्न हो जाएगी। निर्माण प्रबंधन की आवश्यकताएं। क्या क्या आवश्यकताएं? निर्माण स्थल पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, निर्माण कार्य से जुड़े सभी लोगों में सहयोग बनाए रखने के लिए, सामग्री तथा श्रम के अपव्यय को रोकने के लिए, परियोजना की लागत निर्धारित सीमा में रखने के लिए, निर्माण कार्य को निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए।
अब आपका अगला टॉपिक है निर्माण मंडली। कभी कभी ये भी टॉपिक पूछा जाता है कि निर्माण मंडली या निर्माण दल से आप क्या समझते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग कंस्ट्रक्शन टीम कहते हैं। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन टीम। क्या होता है भाई कंस्ट्रक्शन टीम? मतलब जो कंस्ट्रक्शन कराने के लिए जो हम एक टीम के रूप में मिलकर जो कार्य करते हैं, तो वही निर्माण मंडली कहलाता है। ठीक है। किसी भी परियोजना को पूरा करने के लिए अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। कोई एक व्यक्ति चाहे कितना भी चालाक व अनुभवी क्यों ना हो, वह किसी भी परियोजना को अकेले पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात। अर्थात एक ही उद्देश्य में लगे कई व्यक्तियों के समूह को ही निर्माण मंडली कहते हैं। ठीक है, निर्माण मंडली कहते हैं या निर्माण दल कहते हैं। देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा, मंडली होता है। ठीक है, निर्माण मंडली। निर्माण मंडली के 3 व्यक्ति होते हैं, जैसे मालिक हो गया, ऑनर जिसे कहते हैं, वास्तविक, इंजीनियर या आर्किटेक्ट। देखिए इंजीनियर को अभियंता बोलते हैं हिंदी में, वास्तविक को आर्किटेक्ट बोलते हैं, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर जानते हो। आर्किटेक्ट जल्दी जल्दी बता देते हैं, आर्किटेक्ट और इंजीनियर में क्या फ़र्क है। देखिए आर्किटेक्ट होता है, जैसे अगर हमारे चैनल पे कोई लखनऊ वासी होगा या इलाहाबाद वासी होगा या बनारस वासी या कहीं का भी होगा, जो भी आपका जैसे मसलन लखनऊ में है, लखनऊ में क्या है, एलडीए के अंतर्गत कोई भी नक्शा मतलब आपका अप्रूव्ड अगर नहीं है एलडीए में, तो मास्टर प्लान में नहीं अप्रूव्ड है, तो आप एक ईंट नहीं रख सकते हो, भले से आप ही की ज़मीन क्यों ना हो। तो शहरों में किसी भी मकान बनाने से पहले सबसे पहले उसका नक्शा पास कराया जाता है। वहाँ का जो भी मास्टर प्लान होगा, जैसे जेडीए है, ठीक है, एडीए है, एलडीए। एलडीए क्या है? लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। तो आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग का महारथी कहा जाता है। ठीक है। इंजीनियर क्या होता है? इंजीनियर नक्शे को देख के वो साइड पे वर्क कराता है। मगर आर्किटेक्ट का क्या कार्य होता है? आर्किटेक्ट बिल्डिंग का महारथी माना जाता है, वो डिजाइनिंग का एकदम माहिर होता है। तो वह बढ़िया बढ़िया डिजाइनिंग में बिल्डिंग का निर्माण करता है, अच्छी अच्छी बिल्डिंगों का डिज़ाइन देता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर जान ही रहे हो, ठेकेदार। तो ये आपस में इनका संबंध है, जैसे ऑनर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर। आगे चलते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के मुख्य उद्देश्य क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से अक्सर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में, इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो हमारे इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो लिख लें, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। ठीक है। क्या होता है? निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनी रहती है। इसके देखिए निम्नलिखित उद्देश्य इस प्रकार है। नंबर 1, निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनी रहती है। नंबर 2, किसी भी परियोजना का आयोजन व्यवहारिक ढंग से किया जा सके, निर्माण कार्य समय के अंदर पूरा हो जाए, ऐसा संगठन खड़ा करना जो एक टीम के रूप में कार्य करे तथा विभिन्न वर्गों में संबंध स्थापित रहे। 5वां है, सामग्री तथा श्रमिकों का अपव्यय न होने पाए, निर्माण कार्य आधुनिक निर्माण विधियों द्वारा संपन्न किया जा सके, परियोजना के लिए जो एस्टिमेट बनाया गया है कार्य उसी के भीतर संपन्न हो जाए। 8वां लास्ट टॉपिक है इसका, प्रबंधन निर्माण क्षेत्र में अपनी तथा अपने श्रमिकों की प्रसिद्धि स्थापित कर सके, जिससे उन्हें एक निर्माण कार्य पूर्ण करने पर उसे दूसरे स्थान पर कार्य मिल सके। ये सब आपके जो सिविल इंजीनियर हैं उनके क्या हैं, ये मुख्य उद्देश्य होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अंतर्गत एक हेडिंग और है आपकी, श्रमिकों के प्रति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, जब तक आप ये हेडिंग नहीं लिखेंगे और ये इनके चारों पॉइंट्स मतलब 2-3 पॉइंट्स नहीं कंप्लीट करेंगे, तब तक ये क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपका नंबर कट सकते हैं। तो आप श्रमिकों के प्रति इसको ज़रूर डालें। श्रमिकों के प्रति उसमें क्या क्या कहा गया है। श्रमिकों को अपने काम का पूरा पूरा मुआवजा मिलता है, मतलब उनको काम का पूरा पूरा पैसा मिलता है। श्रमिकों की सुरक्षा बनी रहती है, जिससे वह निडर होकर कार्य को एकजुट होकर करते रहते हैं। श्रमिकों को कार्य करने की शर्तों में आवश्यकता अनुसार सुधार किया जाता है। चौथा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है इसका टॉपिक का, परियोजना से प्राप्त लाभ में पूंजी लगाने वाले तथा श्रमिकों दोनों भागीदार हो सकते हैं। अगला टॉपिक है इसका और लास्ट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न माने जाते हैं, क्वेश्चंस माने जाते हैं एग्जाम के पर्पज से। निर्माण प्रबंधन के प्रकार, इसे इंग्लिश में हम लोग बच्चों लिख लीजिए, फंक्शंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। देखिए इसके निम्न उद्देश्य इस प्रकार से हैं। नंबर एक है आपका प्लानिंग। देखिए जब इसमें एन एक भूल गए हैं तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, PLANNING, प्लानिंग मतलब आयोजन होता है। दूसरा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग इसे बोलते हैं। ठीक है। तीसरा है ऑर्गेनाइजिंग की स्पेलिंग होती है, आप नोट कर लीजिएगा, OR
JANISING। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, नियुक्तियां, स्टाफिंग, निर्देशन, डायरेक्टिंग, अभिप्रेरणा, मोटिवेटिंग, नियंत्रण, कंट्रोलिंग, समन्वय, समन्वय, देखिए समन्वयन होता है, ठीक है। इसे हम लोग इंग्लिश में कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग की भी स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग करेक्शन कर लीजिए। कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। प्लानिंग, पहला देखेंगे प्लानिंग। किसी भी परियोजना को शुरू करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, परियोजना के बारे में हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि परियोजना में क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। मतलब परियोजना को कैसे करना है, कब करना है और क्या करना है, इसका निर्णय लेना आयोजन कहलाता है। यही सब निर्णय जो लिया जाता है यही क्या कहलाता है, आयोजन कहलाता है। इसका निर्णय लेना ही आयोजन कहलाता है। निर्माण प्रबंधन के कार्य प्रकार में आयोजन महत्वपूर्ण होता है। मतलब आयोजन जो प्लानिंग है यह महत्वपूर्ण अंग माना जाता है इसका, ठीक है। क्योंकि किसी भी परियोजना को शुरू करने के लिए कितनी भी सामग्री, श्रमिक एवं कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन से यंत्र उपयोगी रहेंगे, निर्माण कार्य की लागत आदि की गहराई से विचार किया जाता है। आयोजन के अंतर्गत योजना का कार्य विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। क्या होता है, आप जानते हो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें एक संगठन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। किसी भी परियोजना को पूरा करने के लिए हमें संगठन की आवश्यकता पड़ती है। बिना संगठन के किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता है। संगठन निर्माण प्रबंधन का प्रमुख अंग है। संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों को अपने कार्यों के बारे में ज्ञान होना चाहिए ताकि कोई आपस में भ्रम उत्पन्न ना हो सके। कहने का मतलब यह है इसका, यह मतलब है कि मतलब सभी कर्मचारी जो वहाँ हो उस संगठन में सबको अपने काम के बारे में मालूम हो ताकि काम आसानी से कंप्लीट हो जाए। कहने का मतलब उसमें भ्रम नहीं होगा तो काम में जैसे आएगा जो भी कर्मचारी वो अपने काम में जुट जाएगा, उसे कहना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और काम भी जल्दी से हो जाएगा। आप जानते हो कि किसी भी परियोजना को स्टार्ट करने के लिए हमें नियुक्ति भी करनी पड़ती है, स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है जिसके लिए हम नियुक्ति करते हैं। तो स्टाफिंग, किसी भी परियोजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न श्रमिकों एवं कर्मचारियों की आवश्यक संख्या में नियुक्त किए जाते हैं। कर्मचारियों को ईमानदार, और आपके कर्मचारी कैसे होंगे, आपके कर्मचारी ईमानदार होने चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, कर्मनिष्ठ होने चाहिए, ठीक है, सुयोग्य होने चाहिए, ताकि सक्षम होने चाहिए ताकि संगठन कार्य कर सके। जबकि किसी आलसी, सुस्त, अयोग्य व अनाड़ी कर्मचारी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप आलसी रहेंगे, अयोग्य रहेंगे तो आप संगठन के लिए एक बोझ बन जाएंगे ऑर्गेनाइजिंग के लिए, जिससे कि प्रबंधकों को क्या होगी, परेशानी का कारण बन सकते हैं, सबब बन सकते हैं। आगे चलेंगे डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है, निर्देशन। किसी भी परियोजना में श्रमिकों या कर्मचारियों को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए उन्हें समुचित दिशा में स्पष्ट रूप से निर्देश देना होता है ताकि परियोजना में कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। इससे श्रमिकों तथा कर्मचारियों को अपने काम के बारे में पता होना चाहिए तथा प्रबंधक को अपने कर्मचारियों में टीम भावना उत्पन्न कर सके और उसे कार्य के लिए प्रेरित कर सके। आगे हम लोग देखेंगे अभिप्रेरणा। ऋणा पे आके मात्रा लगा लीजिएगा, अभिप्रेरणा होता है, अभिप्रेरणा नहीं होता है, अभिप्रेरणा। मोटिवेटिंग इसे बोलते हैं इंग्लिश में। किसी भी परियोजना को मोटिवेट, आप जानते हो किसी भी चीज़ को कराने के लिए हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो वही है सेंस यहाँ पर। किसी परियोजना को कराने के लिए प्रबंधक को अपने कर्मचारियों को परिश्रम, निष्ठा व लगन से करने के लिए, कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। अभिप्रेरित करने के लिए समय समय पर कर्मचारियों को वेतन बढ़ाकर उसके कार्य में बढ़ोतरी करना चाहिए, ठीक है। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण। क्या होता है, किसी भी परियोजना को पूरा करने के लिए हमें नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। इससे हमारी परियोजना को आगे बढ़ाने तथा निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए सभी क्रियाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखना चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग की अभी हमने स्पेलिंग आपको बताया कि COORDINATING। करेक्शन कर लीजिएगा, गलत है, करेक्शन आप कर लीजिएगा, गलत है यहाँ पर, ठीक है। और हिंदी में भी गलत लिखा गया, या नहीं रहेगा, ये जो या लगा दिया है बच्चे ने, ये या नहीं रहेगा, ठीक है। हिंदी में देखिए कैसे लिखा जाएगा, आप देख लीजिए।
समन्वयन, समन्वयन, ठीक है, लिख लीजिएगा। कोऑर्डिनेटिंग, किसी भी परियोजना में विभिन्न वर्गों के कार्यों में एक लक्ष्यता स्थापित करना ही कोऑर्डिनेटिंग कहलाता है, ठीक है। परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए श्रमिकों तथा निरीक्षकों तथा अधिकारियों तथा प्रबंधकों में प्रत्येक चरण पर समुचित समन्वयन होना अति आवश्यक है, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर जहां अनेक निर्माण खंड होते हैं वहां पर समन्वयन तथा एकता की आवश्यकता पड़ती है। इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। देखते हैं संप्रेषण क्या होता है। कम्युनिकेशन जैसे हमने स्टार्ट में आपको बताया था कि जैसे साउथ में अगर हम काम करने जाते हैं तो हमें कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, कम्युनिकेशन बातचीत में, बोलचाल में समस्या होती है। आपका बॉस कहेगा कुछ, ठीक है, वही बात है। कम्युनिकेशन भी एक आपका फंक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट टर्म है और ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जब तक आप किसी की अपने बॉस की बात समझ नहीं पाओगे तब तक आप काम में गुणवत्ता नहीं बना सकते। किसी भी संगठन में संचार की आवश्यकता पड़ती है या संगठन संचार पर निर्भर करती है। संचार देखिए आपका टेलीफोन भी माध्यम है, मोबाइल से भी लोग साइट पर मोबाइल से ही बात कर लेते हैं, मिस्त्री से आते नहीं कर, हर साइट पे तो जा नहीं सकता रोज, तो मोबाइल से ही बात कर लेते हैं। तो ये संचार भी एक अच्छा माध्यम है, संचार पर निर्भर करती है। सभी कार्य पर उत्तम ढंग से नियंत्रण बनाए रखने के लिए संचार की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अधिकारियों एवं कर्मचारियों का समन्वयन स्थापित करने के लिए संगठन के सभी स्तरों पर उत्तम संचार की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रबंधक तथा अधिकारियों द्वारा समय समय पर दिए गए आदेश तथा निर्देश संबंधित अधिकारियों तथा श्रमिकों तक पहुंच सके। तो बच्चों, आज का जो चैप्टर था भाग फर्स्ट का पहला चैप्टर हमने पढ़ाया आप लोगों को, जिसका नाम था सिविल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो बच्चों, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी आप अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।